हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर, HDDC बैंक से फोन आया था, वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर, मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर, मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर, उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है। अपने गांव मलसाज गया है। सर, जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर, अभी ठीक हूँ। सर, कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई। लेकिन कसम से सर, अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है। जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। धीरज जी, आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। HDDC बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर, आप भी। सर, कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर, इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर, ओह गॉड। कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के CDR और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर, सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी, आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी, मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन बात क्या है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को।
ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे आए? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर, भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीना का हाउस नंबर 11। सर, महिमा की सीडीआर भी आ गई और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो HDDC बैंक। जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी, मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। सर, मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो इमीडिएटली। सर, धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो। कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर, शायद धीरज उस कार में है। धीरज, रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया। जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे। आसपास के पड़ोसी एक घर के बाहर जमा हुए थे। वो घर अंदर से बंद था और घर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें से एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। सर, मेरा नाम चंदन है, मैं इंदिरा चौक गली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम में से कोई अंदर नहीं गया है, आप प्लीज एक बार आकर चेक कर लीजिए ना। ओके, हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। लालू पटेल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर राठौर ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्होंने घर की सारी चीजों को बिखरा हुआ पाया। कुछ चीजें तो टूटी हुई थीं। लालू पटेल जी, घर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर जी। लालू पटेल ने सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी वहां पंकज का फ्रेंड विजय और उसकी वाइफ आरती भी आ गई। आरती पंकज की मुंह बोली बहन थी।
पुलिस को अपने भाई के घर में देख आरती बौखला गई। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी कि पंकज और स्मिता कहाँ हैं? कोई कुछ बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? और मेरा भाई और भाभी कहाँ हैं? पुलिस ने वहां देखा कि घर में एक बंद कमरा भी था जो अंदर से बंद था। पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। आरती भी अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन विजय ने उसे रोक लिया। अंदर पंकज कुर्सी पर बैठा था और बेड पर स्मिता की लाश पड़ी थी। पुलिस ने पंकज को पकड़ा और जेल ले जाने लगी। जेल में जाने के बाद पंकज एक ही बात बार बार बोलता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा अपनी स्मिता को, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मेरी स्मिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, मेरे पास है। पंकज के दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। केस की छानबीन चल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज के ऑफिस के लोगों से बात करनी शुरू की। पुलिस वालों ने वहां के सारे स्टाफ, पंकज के कॉलीग्स और मैनेजर के साथ बातचीत की। सभी ने यही कहा कि पंकज एक मेहनती आदमी था और वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था। पंकज के एक दोस्त ने बताया कि पंकज की अपने मैनेजर से लड़ाई हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेजेंटेशन को अपना बताकर उसे डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने की? यू ब्लडी चीट लायर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम प्रेजेंटेशन के लिए टाइम पर नहीं पहुंचे। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। पंकज ने मैनेजर को धमकी भी दी थी कि वो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में उसकी शिकायत कर देगा। अगर पंकज डायरेक्टर बोर्ड में शिकायत करता तो मैनेजर का पूरा फ्यूचर फिनिश हो जाता, उसकी जॉब भी चली जाती। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर के कैबिन में गए। क्या हुआ सर, आप यहाँ? हमारी तो बातचीत बाहर हुई थी ना। वो क्या है ना मैनेजर साहब, हम पुलिस वाले हैं, बाहर के साथ साथ अंदर का भी पता लगा लेते हैं। पसीना पोंछ लीजिए, अभी तो हमने सवाल करना शुरू भी नहीं किया। मैनेजर का पसीना छूटने लगा। सुना है कि आपके और पंकज के बीच झगड़ा हुआ था और पंकज ने आपको इनडायरेक्टली आपका करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जॉब और करियर बचाने के चक्कर में आपने ही पंकज की फैमिली को? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैनेजर ने बताया कि उसकी और पंकज की लड़ाई हुई थी प्रेजेंटेशन को लेकर और गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल भी दिया था, लेकिन झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि वो पंकज की फैमिली को हर्ट करे या उसकी बीवी की जान ले ले। सर, मेरी भी बीवी है, बच्चे हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा सर? मैंने पंकज की वाइफ को सच में नहीं मारा है सर। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर की बात पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। सर, इतनी छानबीन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। कहीं हम इस केस में रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? अगर रास्ता भटक गए हैं तो फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। कामिनी समझ गई कि उसे क्या करना है। वो हवलदार लालू पटेल के साथ पंकज के घर गई। पंकज का घर रेस्ट्रिक्टेड था। कामिनी ने वहां छानबीन की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। ना ही दरवाजा तोड़ने की कोई निशानी थी और ना ही चोरी की कोई निशानी। मैडम जी, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। खूनी बहुत चालाक निकला, कोनो सबूत ही ना छोड़ा पीछे। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमारी नजर से छूट रहा है। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज से फिर से पूछताछ की, उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन पंकज आखिर तक यही कहता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पंकज ने स्मिता के साथ मनाली जाने का प्लान किया था। स्मिता के मर्डर के 2 हफ्ते बाद ही उनकी एनिवर्सरी थी और पंकज ने स्मिता को सरप्राइज देने के लिए ये प्लान बनाया था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि अगर पंकज को स्मिता को मारना ही था तो उसने मनाली की 2 टिकटें क्यों बुक कराई थी। इस बात ने केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सर, ये पंकज तो बहुत चालाक निकला। किसी को उस पर शक ना हो, इसीलिए उसने पहले से ही स्मिता की मनाली की टिकट बुक कराई थी। कामिनी,
हालात चाहे जो भी हो, हमें असली कातिल को पकड़ना है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पंकज के पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि स्मिता और पंकज दोनों ही अच्छे पति पत्नी थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली शर्मिला नाम की औरत के साथ कुछ हफ्ते पहले स्मिता का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी शर्मिला के घर गए। शर्मिला घर में अकेली रहती थी। उसका डिवोर्स हो चुका था। पूछताछ के बाद शर्मिला ने बताया कि उसकी और स्मिता की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शर्मिला उससे जलती थी कि पंकज उससे कितना प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, और शर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो स्मिता से जलती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे चिढ़ती थी। लेकिन वो इतनी भी नहीं जलती थी कि वो स्मिता का खून कर दे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से निकल आए। सर, मुझे तो शर्मिला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिला ने ही स्मिता का खून किया होगा। इंसान के अंदर की जलन उससे कुछ भी करवा सकती है। बात तो सही है कामिनी, लेकिन आज एक बात कंफर्म हो गई। वो क्या सर? इंस्पेक्टर राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस स्टेशन जाकर पंकज को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी पंकज के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। बाद में इंस्पेक्टर राठौर ने वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जो मर्डर की शुरुआत में लालू पटेल ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस विजय के घर पर गई और उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो आरती को अंदर जाने से रोक रहा था। तब, अंदर मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी स्मिता को, ऐसे मत जाओ अंदर, तुम नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा कि जब हमने कमरे में किसी को जाने ही नहीं दिया था, तो तुम्हें कैसे पता कि अंदर कुछ ऐसा है स्मिता के ही बारे में जो आरती देख नहीं पाएगी? बताओ सच क्या है, क्यों मारा तुमने स्मिता को? बताओ, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। पुलिस के दबाव के बाद विजय ने बताया कि पंकज और वो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन पंकज का 2 बार प्रमोशन हुआ और बाद में जब विजय स्मिता को प्रपोज करने वाला था, तो उससे पहले पंकज ने स्मिता को प्रपोज किया था और स्मिता ने हाँ कह दी थी। बस तभी विजय ने ठान लिया था कि वो पंकज से उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। मर्डर वाले दिन जब पंकज आरती से बात कर रहा था, तब उसे पता चला कि स्मिता आज घर में अकेली है। इस मौके का फायदा उठाकर वो पंकज के घर गया। अरे विजय, आप? अरे मैं पंकज से मिलने आया था। लेकिन पंकज आज बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप अंदर आइए ना। विजय अंदर गया और उसने पीछे से स्मिता के सर पर जोर से डंडे से वार किया। अंदरूनी चोट की वजह से स्मिता की मौत हो गई। फिर उसने स्मिता की लाश को उठाया और अंदर कमरे में बेड पर रख दिया। फिर उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और चुपके से वहां से निकल गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर सारी चीजों को बिखरा पाया। अपनी जलन की वजह से तुमने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसकी सजा जिंदगी भर भुगतो। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को जेल में बंद कर दिया। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो बस ऐसा ही है कामिनी। शायद सभी लोग सो रहे होंगे, इसलिए आज सुबह से कौनो दिखाई नहीं दिया। खैर, एक बार अंदर देख ही लेते हैं। खून? वॉचमैन, हमें सच सच बताओ, कल रात को क्या हुआ था?
मैडम, हमका कछु नहीं पता। कल देर रात सर, मैडम और दोनों बच्चे एक पार्टी से लौटे। उसके बाद हमने गेट बंद कर दिया और गेट पर ही बैठे थे। आज सुबह जब हम भीतर आए तो हमें खून दिखा और ये सब हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, तुम रात भर जाग रहे थे या गलती से तुम्हारी आंख लग गई थी? वो शायद हमारी आंख लग गई होगी। क्या मतलब आंख लग गई होगी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, सोना नहीं। सर, मुझे लग रहा है इस मर्डर का इंटेंशन चोरी होगी। शायद रात को चोर आ गए होंगे और जब ये लोग लौट रहे होंगे तो चोरों ने इनसे डरकर इन सबको मार दिया। अगर चोरी ही मकसद था तो चोर परमीला के गले से वो डायमंड नेकलेस भी ले जाते कामिनी। राइट सर, आप तो कमाल हैं। इन चारों को एक ही आदमी ने मारा है। वो कैसे सर? क्योंकि इनकी गर्दन पर जो कटने के निशान है वो एक जैसा ही है। हाँ सर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे सर का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर, हमारे सर तो बहुत अच्छे थे, पर सुना था कौन और रईस आदमी है जिसको सर की कंपनी हथियानी थी। शायद सुदीप त्यागी। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने अरविंद जी का तो सुना ही होगा। जी सर, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनके दोनों बच्चे कितने मासूम थे, पता नहीं कौन ऐसे कर सकता है। कल आप कहाँ थे सुदीप जी? जी कल मैं दिल्ली में था, आज सुबह ही दिल्ली से लौटा हूँ। ये देखिए मेरी आज की टिकट। ठीक है सुदीप जी, अगर हमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो जरूर आएंगे। जी सर। वो बिजनेसमैन खूनी नहीं हो सकता, उसके पास कोई ऐसा ठोस मोटिव नहीं है। और कौन हो सकता है? सर, एक न्यूज़ मिली है। परमिला का एक बॉयफ्रेंड है और अरविंद ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। कौन है ये जनाब? अमन नाम है उसका, पेशे से आर्ट कलेक्टर है। अमन? जी सर, मैं ही हूं। कोई प्रॉब्लम है सर? आप परमिला जी को जानते हैं? हाँ हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग्स के तो सभी लोग दीवाने हैं। और सुना है आप भी उनके दीवाने थे। अब पुलिस से क्या झूठ बोलना। सर, मैं और परमिला एक दूसरे को पसंद करते थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड अरविंद को पता चली तो उसने तमाशा कर दिया और मुझे मारने की भी धमकी दे दी। अरविंद बहुत पावरफुल था सर, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं परमिला से दूर हो जाऊंगा। और पिछले 1 महीने से मैं परमिला से मिला तक नहीं हूँ। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे अमन। आज से जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी सर। सर, मुझे तो लगता है इस अमन ने ही मर्डर किया है। इसने परमिला से रिश्ता भी इसीलिए रखा होगा कि उसके पास बहुत पैसे हैं। हो सकता है, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इसके खिलाफ।
सर सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चल पुलिस स्टेशन, तुझे सब पता चल जाएगा। मैंने खून नहीं किया सर। तूने ही खून किया है। जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना सच बुलवाने के और भी रास्ते आते हैं हमें। नहीं सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सच है कि ईशा मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। मैं उसको क्यों मारूंगा सर? सर ये नशेड़ी है। नशे में इसी ने ईशा और उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया होगा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जिस रात ईशा की फैमिली का मर्डर हुआ मैं शहर में था ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। आप चाहे तो उनसे पता कर लीजिए। सुदीप, अमन और आर्यन अगर ये तीनों भी खूनी नहीं हैं, तो असली खूनी है कौन? सर क्या आपको मुजरिम मिल गया? नहीं, पर जल्दी ही मिल जाएगा। काली मिट्टी तो इस स्टेट में ही नहीं मिलती, तो यहाँ कहाँ से आ गई? कामिनी, उस वॉचमैन को बुलाना। तुम्हारे सर का गांव कौन सा था? मालवा, मध्य प्रदेश। अरविंद 20 साल से तो गांव नहीं लौटा, और लौटता भी कैसे? उस पर गौरी के बलात्कार और खून का जो इल्जाम था। गौरी, उसका घर कहाँ है? सच बता, अरविंद और उसके परिवार को क्यों मारा? बदला। उस अरविंद ने मेरी मासूम गौरी का बलात्कार करके उसे मार दिया और यहाँ से भाग गया। इतने साल लगे मुझे उस कमीने का पता लगाने के लिए। जैसे उसने मेरी गौरी को मार के मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मैंने भी उसके परिवार को मार के अपना बदला पूरा किया। केस सॉल्व्ड। कैसे कर लेते हो आप सर? अपना तो ऐसा ही है।